seen him as a Bollywood actor, and then I have seen him struggling in politics. तो and then पीछे से आके एक ज़बरदस्त छक्का मारा इन्होंने और सीधे सीधे कैबिनेट में पहुंच गए. तो इसे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से खिलाया है. मैं इसको सांचे में ढालने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं इसको किसी इस तरीके की बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसको बोलते हैं ज़िंदगी का खिलना और इसको बोलते हैं ज़िंदगी के हर दौर में बैटिंग करना. तो चिराग पासवान, आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी की बैटिंग की है और ज़िंदगी को आप लेके यहाँ पहुँचे हैं, मुझे लगता है आप सब इन बच्चों के जिन्होंने आईएसएम को अभी ज्वाइन किया है उनके लिए यू आर एन आइडियल, यू आर अ रोल मॉडल, जिस पे ये सारे बच्चे, क्योंकि इन सब के भी वैसे ही अरमान होंगे जैसे आपके अरमान होंगे जब आपने बॉलीवुड ज्वाइन करने की सोचा होगा. आपके भी वही अरमान होंगे जब आपने राजनीति में को ज्वाइन करने के लिए सोचा होगा. आपके भी वही अरमान होंगे जब पिता की विरासत आपके सामने खड़ी होगी और आपको उसको आगे लेके चलना होगा. तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए और बहुत ही पॉजिटिविटी से बढ़ते हुए इन चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए चिराग पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मैं चूँकि बड़ी हूँ तो मैं आपको और ढेरों आशीर्वाद दे सकती हूँ और गॉड ब्लेस कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जैसा आशा ने बताया था कि मंजिलें तो अभी बहुत और हैं, मंजिलें और हैं, और जहाँ भी आप किसी मंजिल पर पहुँचते हो तो एक और लंबी लकीर खींच जाती है. तो उस लकीर को आप अच्छे से खींचते चले जाएंगे, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है. सो आईएसएम स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है. आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं जिसके जो पास आउट्स हैं, जो इनकी फ्रेटर्निटी है पूरे देश में आज हर जगह पे, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो उसका टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, डायरेक्टर्स हो, स्क्रिप्ट राइटर्स हो, स्क्रीन प्लेयर्स हो, राइटर्स हो, आप और रिपोर्टर्स और आउटपुट, और मतलब आप जिस भी विधा में जाना चाहें मीडिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के, उसमें आज आपको कोई ना कोई आईएसएम का पढ़ा हुआ, यहाँ से पास आउट किया हुआ व्यक्ति या लड़की लड़के, सब बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे. तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया. वैसे मैं बहुत ज़्यादा इसकी बड़ाई नहीं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि it will not be good on my part to speak great things about an institution, but only thing that I can always be proud of, that I am proud of giving it back to my profession. I am proud of giving it back to my profession, whether it is in any vidha of this profession. When I started, there was hardly any way to look forward. We didn't know how to move, we didn't know how to move forward, how to do whatever. But we learnt it. The curve was very difficult, but we learnt it. And I thought, if this profession has given me all this, then it is time for me to pay back. And my payback was in creation of ISEMs. My payback was in creation of honing people, designing people in such a way that when they get out of this institution, they have nothing to look back. आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से लेकर बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन में हो, यू विल बी होन्ड टू टेक इट एंड टेक इट हेड ऑन. तो यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर अहेड, बट माई ओनली एडवाइस इज़ दैट जो भी काम आप कर रहे हो उसको बड़ी तसल्ली से और बड़ी शिद्दत के साथ करें, क्योंकि अगर आपने उस प्रोफेशन में अपना 100% नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं किया. और 100% देने वाले सामने ये हैं आपके. तो आप देख लीजिए कि अगर आप ज़िंदगी में हमेशा 100% देते हैं तो ज़िंदगी आपको 200% देती है. तो मुझे लगता है इसी चीज़ को सामने रखते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आपके पेरेंट्स ने एक जिम्मेदारी हम लोगों के हाथ में सौंपी है
और मुझे लगता है कि तनुजा मैम की लीडरशिप में और जितने भी सीनियर्स हैं, राजीव रंजन है, अजय जी हैं, सुकेश है, शशि है, विजय है, जितने भी सीनियर्स हैं ना इस न्यूज़ 24 के, उनके हाथों द्वारा आप लोग उस तरीके से सिखाए जाएंगे जैसे कोई एक मिट्टी के जो होता है, मिट्टी होती है और उससे किसी एक आकृति को बनाया जाता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आईसेम्स and I would like to request Asha to take it over. Thank you, Asha. Thank you so much, ma'am, for your truly inspiring words. और अब मैं चाहूँगी, क्योंकि चिराग जी को भी मैं वक्त देना चाहती हूँ थोड़ा सा, जो मैं चाहूँगी कि थोड़ा हम बाद में दें, और एक छोटा सा सेशन चिराग जी, उसके पहले हम चाहेंगे कि आपके साथ प्राउड फील नहीं कर रहा होगा उस वक्त भाई, युवा बिहारी, the whole country, and of course because 2.2 million views चिराग पासवान के उस वीडियो पे जो आपने डाला एक्स पर, और 11,000 रिट्वीट्स. मतलब किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को इतना, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को इतना प्यार नहीं मिला जितना आपको मिला. आप में ऐसा क्या खास है चिराग? How do you answer this? दिल से बताइए, दिल से. आई थिंक दिल से ही सब करता हूँ और किया है, शायद यही कन्वे हो पाता है. मैंने आज तक कुछ सोच कर, प्लान कर कर, उसको कंसेप्चुअलाइज कर कर या उसको स्ट्रेटेजाइज कर कर नहीं की चीज़ें. दिल से की. मेरे फैसलों की कई बार निंदा की गई, मेरे फैसलों को कई बार सराहा गया, मेरे फैसलों की आलोचना इस कदर, इस हद तक की गई कि मेरी ऑबचुरीज, पॉलिटिकल ऑबचुरीज लिखी जा चुकी थी. 2020 में मैंने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए थे, मेरी पॉलिटिकल ऑबचुरीज लिखी जा चुकी थी. और जब बिहार मिला तो वो इतना मिला कि जो आपने कहा कि उसकी तुलना किसी और मंत्री के साथ अभी नहीं की जा सकती. जो किया मैंने दिल से किया. अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा स्पष्ट रखा, लक्ष्य को मैंने स्पष्ट रखा, करना क्या है. और मैं आज जब यहाँ पे आसम्स के सारे बच्चों के साथ हूँ, आप लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं. एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल, जो टेक अवे के तौर पर आप लोग अपने जीवन में अपने साथ ज़रूर रखेंगे. आप सब आने वाले दिनों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बड़ी बड़ी जगह जाएं, आपके सारे सपने पूरे हों, भगवान ऐसा करे. बट हाँ, उसके लिए ज़रूरी है लक्ष्य को स्पष्ट रखना, ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखना. आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है. मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. मैं राजनीति में हूं. राजनीति में मेरा लक्ष्य क्या सिर्फ मंत्री बनना मेरा लक्ष्य है? अगर ये, तो देन आई हैव अचीव्ड इट ऑल, दैट्स इट, थैंक यू. अगर नहीं तो क्या है मेरा लक्ष्य? राजनीति में मेरा लक्ष्य कतई मंत्री बनना, सांसद बनना कभी नहीं रहा. मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां बचपन से इन अ वे मैंने ताने ही सुने, ये मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस, बट देन माय फादर वाज, उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे. सरकार किसी की, वो मंत्री जरूर होंगे. तो ऐसे में ये सारी चीजें मैंने अपने घर परिवार में ही मैंने देखी. तो मेरे लिए मंत्री बनना या मंत्री पद को हासिल करना कभी लक्ष्यों में रहा ही नहीं है. मेरे लिए लक्ष्य हमेशा रहा कि मैं जिस राज्य से आता हूं, बिहारी हूं, बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर आना, बिहारी होने पर गर्व होना, बिहार शब्द को जो अब गाली बना दिया गया है, इन सारी सोच के साथ मैंने आगे बढ़ने का मैंने फैसला किया. 2020 में मेरे पास ये मौका था. आशा जी, अगर मैं चाहता तो मैं मंत्री 2020 में ही बन सकता था. मेरे लिए बहुत आसान था. मुझे सिर्फ नतमस्तक होना था, कुछ एडजस्टमेंट्स करने थे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने थे, और उसके तुरंत बाद मेरे विधायक भी बिहार के चुनाव में जीतते, मैं मंत्री भी बनता. बट वो मेरा लक्ष्य ही नहीं था. तो ऐसे में जो सवाल आपने किया, सॉरी मैंने इसको बहुत डाइवर्ट किया, बट क्यों लोग पसंद करते हैं वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हूँ, सोच को लेकर स्पष्ट हूँ, और जो निर्णय लेता हूँ, जो फैसले लेता हूँ, उसको दिल से लेता हूँ. और मुझे लगता है जब आप दिल से फैसले लेते हैं तो वो एक कनेक्ट बनता है, एक दिल का दूसरे दिल से. और मुझे लगता है यही कनेक्ट मेरे लोगों के साथ बना. सच में Want to believe that? सच में इस बात पर बिलीव है, सिर्फ यही है या चिराग में कुछ खास है? अच्छा चिराग, ये बताइए, उसके बाद आपको उस तरीके से देखे जाने के बाद, अच्छा बताइए, तय किया था कि क्या पहन के जाना है? सोचा था, बड़ा सोचा होगा आपने? नहीं, बड़ा नहीं सोचा. सिंपल थी ये सोच.
मैं बहुत ज़्यादा सूट वगैरह पहनता नहीं हूँ और अभी मैं मैम को मैं यही बोल रहा था कि आपने मुझे एकदम मेरी मनपसंदा चीज़ दे दी। बहुत जल्द 1-2 महीने के बाद आप मुझे वो शॉल उड़ता हुआ देखेंगे। तो मैं सर्दियों में भी अक्सर शॉल में ही मैं रहता हूँ। बट हाँ, मेरी मॉम की इच्छा थी। पापा ने अक्सर बंद गला पहनकर शपथ ली हैं। तो वो पापा की उस छवि को मुझ में देखना चाहती थी, तो इसलिए उनकी ये इच्छा थी कि मैं उस बंद गले में मैं शपथ लूं। तो बस यही सोचती वो पापा की छवि देख रही थी, हम तो दूल्हे राजा की छवि देख रहे थे। बड़े रिश्ते आए होंगे, झूठ मत बोलिएगा चिराग, यहाँ इस मंच पे इतना तो बता दे, बड़े रिश्ते आए होंगे उसके बाद तो। अरे प्रभु नहीं। एक्सेप्ट कर लीजिए। चिराग पता नहीं क्यों भागते हैं इन बातों से। मैम बैठी है सामने, इन सवालों का जवाब वो अच्छे से दे पाएंगी क्योंकि उन्होंने ये कई चर्चाएं मेरे पिताजी के साथ, मेरी मदर के साथ, अनुराधा मैम की ये चर्चाएं बहुत होती हैं, बट अभी तक हम लोग अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कारण कुछ और हो? कोई कारण नहीं है। ये तो बता दीजिए, सिंगल है या मिंगल है ऑलरेडी? अरे ये क्या उदाहरण हम लोग पेश कर रहे हैं बच्चों के सामने। ये अपना भविष्य यहाँ पर मैं बताती हूँ, मैं ये उदाहरण पेश कर रही हूँ कि देखिए क्या है ना, आप इस पर्सनालिटी के साथ और बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हुए, वो जो मैंने कहा ना, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, तो वो हौसला रखिए और बाकी चीजों में भी अगर आपको खूब बटोरा जाता है, आप बाकी चीजों में भी खूब खींचा जाता है, तो भी अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बता रही हूं मैंने स्टूडेंट्स को कि बिल्कुल ऐसे करके नहीं चल रहा है ना, जो चिराग के माध्यम से। अब चिराग थोड़ा सा बड़े सारे, मैं जब आ रही थी आपका इंटरव्यू करने के लिए, एक तो आपको लेकर के जैसे ही लोगों को पता चला चिराग आ रहे हैं तो बड़े सारे प्रश्न, उनमें एक कॉमन प्रश्न मुझे मिला, मुझे माफ कीजिएगा, फिर मैं वहीं जा रही हूँ, एक कॉमन प्रश्न मिला, फिर मैं ले जाऊंगी दूसरी तरफ। अब चिराग मुस्कुरा रहे हैं, समझ ही गए होंगे। चिराग आप ही कुछ कह दीजिए प्लीज। मुझे एक ही कॉमन प्रश्न मिला उन तमाम सवालों में कि जरा प्लीज पूछ लेना क्या है, फीलिंग्स क्या है, कुछ तो बता दें चिराग पासवान कि दूसरे सोचना बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर दें। You admitting? You admitting? I am already married to my work. मेरा कमिटमेंट, मेरा फोकस पूरी तरीके से मेरे कार्य पर है। मैंने तो कुछ और पूछा था। आप क्या पूछा था? चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब चिराग खुद को कहते हैं युवा बिहारी। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ कितने हैं युवा जो बिहार से आते हैं? मी टू। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद है चिराग, बड़े सारे सपने लेकर के, लेकिन इन्हीं युवाओं के लिए बिहार में खास घोर अभाव दिखता है, अपॉर्चुनिटीज का अभाव दिखता है। और चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार हो जो लगातार 15 साल नीतीश कुमार के साथ, उसके पहले का कार्यकाल, क्यों बिहार की ये दुर्दशा इस फील्ड में अभी भी क्यों है? हम कब तक, अभी आपने सिलीगुड़ी का केस देखा होगा, परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स गए, क्या हुआ? एक बिहारी होने के नाते वो दर्द तो कहीं ना कहीं वो चुभता है। तो ये स्थिति, तो मेरा राजनीति में आने का कारण ही यही था। मैं उन दिनों मुंबई में था, काम कर रहा था, और वहाँ के कुछ क्षेत्रीय दलों के द्वारा जिस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता था, उन पर लाठियां चलाई जाती थी, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने बंगाल में भी देखा, सिलीगुड़ी की वो घटना जहाँ पे युवकों को पीटा जा रहा है। सवाल मेरे मन में उस वक्त जब मैं मूवीज़ कर रहा था, मूवीज़ क्या एक ही मूवी की, जब मैं मूवी कर रहा था, तो उस वक्त सवाल मेरे मन में यही आता था कि क्यों हम बिहारियों को ही अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई पंजाब का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए, या कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार जाते हो शिक्षा के लिए, अपना व्यवसाय बैठाने के लिए। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी आपको बिहारी हर जगह आपको दिखेंगे। मैं मीडिया हाउसेज में, मैम बैठी हैं यहाँ पे, मीडिया हाउसेज में आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पदों पर आपको बिहारी देखने को मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, CEO, CFOs आपको बिहारी आपको मिल जाएंगे। किसी भी और क्षेत्र में, नीडलेस टू से IAS IPS ऑफिसर्स आपको बिहारी मिल जाएंगे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, मूवी से लेके, व्यवसाय से लेके, रोजगार से लेके, हर क्षेत्र में आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे,
तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया, ये सवाल हम लोगों को अपने आप से करने की जरूरत है। स्वाभाविक है, राजनीतिक दलों को कोस देना, सरकारों के ऊपर इल्जाम लगाने देना बहुत आसान होता है और वो करना भी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि भाई आप वो व्यवस्था हमारे राज्य में बना कर दें जिस व्यवस्था के लिए वहां के लोगों ने आपको चुना है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू होल्ड देम अकाउंटेबल अगर उन्होंने ये व्यवस्था नहीं बनाई। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है, जिस राज्य से हम लोग आते हैं वहां की राजनीति को इज बीन गवर्नड, इज बीन डोमिनेटेड मेनली बाय द कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर स्टेट एंड दिस इज वेयर वी लैक। हम लोग क्या है, जब चुनाव आएगा तो हम लोग अपनी जाति के नेता को चुनने चले जाएंगे। जब चुनाव आएगा तो ये मेरी जात का है, ये मेरे धर्म का है, हम उस पर चले जाएंगे और राजनीतिक दल भी इसी पे ही अपनी रोटियां सेकते हैं। मुझे कतई कोई इसमें परहेज नहीं है कहने के लिए कि राजनीतिक दल भी कागज पे बैठ के अपना समीकरण तैयार कर लेते कि भैया फलाना का वोट हमारा, फलाना का वोट हमारा, फलाना का वोट हमारा, इतने प्रतिशत पर हम आ गए, 3-1% की जरूरत और है तो इसके साथ गठबंधन कर लो, 4% के लिए इसके साथ गठबंधन कर लो। कागज पे आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीत गए एंड यू आर देयर। So you don't hold any accountability. You are not answerable to anybody, and even the people of our state is not holding them accountable for what they have done in the past 5 years. Is the reason why. जिस दिन हम लोग सवाल करना शुरू कर देंगे और इस सवाल करने की सोच के साथ ही मैं राजनीति में आया। आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मुझे बताइए ना, बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अनंत संभावना है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान मेरे राज्य के पास नहीं हो। एक ऐसा राज्य, आप सब बच्चे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोचिए नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग कब फक्र करते थे। एक ऐसा राज्य जिसने शिक्षा की दिशा दुनिया को दिखाने का काम किया। शिक्षा का महत्व देश तो भूल जाइए, दुनिया में कोई नहीं समझता था। दूर दूर देशों से उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। आज उसी राज्य के शिक्षा के हालात ऐसे हैं कि बच्चे मेरे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, अलग अलग बिहार के जिलों में नहीं बन सकती? इस दिशा में कोई काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उनसे सवाल नहीं पूछे जाते। इसीलिए दूसरे राज्यों में बच्चों को ना जाना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अपने राज्य में हम लोग तैयार करके दें। और जैसा मैंने कहा, संभावनाएं अनंत है, बस आपको उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। ना हमारे राज्य में राजस्व की जरूरत है, ना हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है। यही बुद्धि, यही बल, as labor we go to different states, as entrepreneurs we go to different states, as brains we go to brain drain होता है, हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, बस उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, जिस सोच के साथ में आगे बढ़ने का काम कर रहा तो आपने जैसा कहा, इस समस्या की जड़ में कहीं ना कहीं एक वो जो कास्ट सिस्टम है, वो बैरियर है, वो नजर आता है। तो फिर चिराग पासवान जातीय जनगणना को कैसे समर्थन करते हैं? क्योंकि कभी ये जातीय जनगणना आने से पहले कभी हमने मुसहर और यादव याद दिलाते नेताओं को तो कम से कम नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये बात जहां ये बहुत खूबसूरत दृश्य है जिसकी मैं कल्पना करता हूं, जहां पे जातीयता नहीं है, जहां पे सांप्रदायिकता नहीं है, बिना कम्युनलिज्म के सेक्युलर सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। ये एक ऐसी आइडियल सिचुएशन है जिसकी कल्पना मेरे नेता ने की थी, मेरे पिता ने की थी, मेरे पिता ने जिनको अपना नेता माना, बाबा साहब, उन्होंने की थी। इन तमाम नेताओं ने ऐसे समाज, ऐसे देश की कल्पना की थी। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एक्सेप्ट द हार्ड रियलिटी ऑल्सो ऑफ आवर नेशन, जो कि हकीकत है। जातीयता है, सांप्रदायिकता है, ये हकीकत है, आप इसको झुटला नहीं सकते। ऐसे में जब आप जातीयता के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, तो जरूरी है कि आज की भी तारीख में जिन लोगों को जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव जिनके साथ किया जाता है, उनको आप मुख्य धारा के साथ जोड़ें, उस डिस्क्रिमिनेशन को आप समाप्त करें। नो मैटर मैं कितना बोल लूं कि भाई मैं जातीयता में मैं विश्वास नहीं करता, बट हकीकत है आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। उदाहरण मेरे ही राज्य के हैं, जहां पे मुख्यमंत्री मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। मैं जिस राज्य में बैठा आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, इस राज्य के भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इसी तरीके की घटना घटी है। एक आईपीएस ऑफिसर को आज भी अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी डिमांड करनी पड़ती है। सो एट द सेम टाइम जहां पे हम लोग उस दिन की कल्पना करते हैं, वहीं पे जब तक ये है, जरूरी है उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की जिन जातियों ने इन तरीके के भेदभाव को झेला। अब आप उनको कैसे जोड़ेंगे? आप उनके लिए स्कीम्स लाते हैं, आप उनके लिए योजनाएं लाते हैं, आप उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। बट जब आप योजनाएं बनाते हैं भारत के संघीय ढांचे में, जहां पे राज्य सरकार, केंद्र सरकारें दोनों योजनाएं बनाती हैं, जरूरी है कि उनके पास आंकड़े तो हों कि उसकी आबादी कितनी है, भले वो राज्य सरकारों के पास हो, केंद्र सरकारों के पास हो, ताकि उसके अनुपात में राशि
आवंटित की जाए, उन योजनाओं का निर्माण उस आबादी के हिसाब से किया जा सके। दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड, मैं भी इस बात का पक्षधर हूं, मैंने हमेशा कहा कि जातीय जनगणना हो, सरकारों के पास वो आंकड़े हो, कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगता है, बट उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। मेरे राज्य में हुआ है, वहां पर दिक्कत यही है, बिल्कुल भेदभाव और बढ़ता है। पहले तो हम लोग जाति वाले थे, अब हम लोग प्रतिशत वाले हो गए कि आप तो 1.5% वाले हो, आप 3% वाले हो, हम तो भाई 12% वाले, हम तो 16% वाले। ये भेदभाव और बढ़ता है, तो इसीलिए ये आंकड़े सरकारों के पास होने चाहिए, सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं। अच्छा, तो आप एससी समुदाय से आते हैं, अभी क्रीमी लेयर का फॉर्मूला आया, आपकी सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया। आप मोदी जी के भक्त, आप हनुमान बताते हैं उनको खुद को, तो जो चीज बेहतरी के लिए है उस पर आपने आवाज नहीं उठाई, उससे आपने नहीं कहा कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद जिनको जरूरत नहीं है वो अगर खुद आगे नहीं आ रहे हैं क्रीमी लेयर वाले, तो सरकार को कम से कम इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान वहां बोलते हैं जब नेम प्लेट लगाने की बात आती है, चिराग पासवान बुलडोजर को लेकर के बोलते हैं, लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं बोलते हैं। नहीं, मैंने वहां पे भी मैंने बोला और मैंने इसके खिलाफ में बोला। जो आप कहती हैं कि जो मैं बोलूं, मैंने उसके विपरीत मैंने बोला। उस वक्त भी मैंने क्रीमी लेयर को लेकर मैंने आवाज उठाई थी और मैंने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। नो, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई डू आई से दिस। ये प्रावधान बाकी के जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है वहां पर है, पिछड़ा वर्ग में इस तरीके के प्रावधानों का आप जिक्र कर सकते हैं। मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे क्रीमी लेयर के प्रावधानों को आप लागू नहीं कर सकते। कारण है, आप जब अनुसूचित जाति की बात करते हैं, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, क्योंकि भविष्य में आप लोग ये सवाल संभवतः दूसरे नेताओं से भी करेंगे या ऐसे पद पर होंगे जहां पे सवाल आपसे किए जाएंगे। अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं, क्या है शेड्यूल कास्ट? मैं एक तरफ जहां मैं बोलता हूं जात पात पे मैं नहीं मानता, बट हाँ, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको हमारे संविधान ने ही शेड्यूल किया है और उनको लिस्ट किया है और उनको अनुसूचित जाति कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ये वो जातियां हैं जो कि समय के अलग अलग कालखंड में भेदभाव का शिकार रही हैं और ये भेदभाव उनके साथ शैक्षणिक आधार पर नहीं हुआ, ये भेदभाव उनके साथ आर्थिक आधार पर नहीं हुआ, ये भेदभाव उनके साथ छुआछूत के आधार पर हुआ। इनके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी रही है। ये वो जातियां रही हैं जिनको गांव से बाहर रखा जाता था, ये वो जातियां रही हैं जिनकी कमर पे झाड़ू बांधा जाता था, गले में घंटी लटकाई जाती थी, और जब ये गांव में आते थे, आप सब लोग संभवतः इन परिस्थितियों से कभी वाकिफ नहीं हुए होंगे, बट कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको ये बातें बताई होंगी। ये वो जातियां जिनको देखना तक, छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। जब ये लोग गांव में आते थे तो गांव की खिड़की दरवाजे बंद किए जाते थे, अलग कुएं की व्यवस्था, अलग बैठने खाने सोने की व्यवस्था इनके लिए की जाती थी। आधार अनटचेबिलिटी, छुआछूत इनका आधार है। और ये छुआछूत हम लोग दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में रहते हैं, संभवतः हम लोग नहीं इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं, बट आज भी गांव की ये रियलिटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाहे बगाहे ये उदाहरण सामने आते हैं। जैसा मैंने कहा, आईपीएस ऑफिसर को क्यों सिक्योरिटी मांगनी पड़ रही है, दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, एक मुख्यमंत्री। अब मुझे बताइए, एक आईपीएस ऑफिसर से बड़ी क्रीमी लेयर क्या, या एक मुख्यमंत्री से बड़ा पद क्या? पर अगर ये भेदभाव उस स्तर पर भी हो रहा है तो क्या क्रीमी लेयर आ सकती है? इसीलिए मैंने कहा कि बाकी जमातों के साथ संभव है ये, आप पिछड़ा वर्ग में कर सकते हैं, आप बाकी जगह कर सकते हैं, बट अनुसूचित जाति जहां पे आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशंस आए थे उसमें मुझे शिकायत इस बात की भी थी, चिंता हमारी इस बात की भी थी कि अनटचेबिलिटी का जिक्र ही नहीं है उसमें। यहाँ पे शैक्षणिक आधार ही नहीं है भेदभाव का, यहाँ पे आर्थिक आधार ही नहीं है, तो इसीलिए वहां पे क्रीमी लेयर के प्रावधानों को आप लागू नहीं कर सकते। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ सवाल और पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जो जहन में सवाल हो वो जरूर पूछेगा चिराग से। एक प्रशांत किशोर, सबसे पहले अभी उन्होंने आपकी पार्टी को डंट लगाया, आपकी ही, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप किस तरीके से देखते हैं एक युवा के तौर पर, जब वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तुरंत शराबबंदी को वो खत्म कर देंगे, शराबबंदी को, इसे आप कैसा मानते हैं बिहार के लिए? मैं इस तरीके के जितने विषय हैं जिसमें शराबबंदी आती है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण आता है, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो जागरूकता को इनका आधार बनाया जाना चाहिए। मेरे राज्य में शराबबंदी लागू है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये सोच रही और उन्होंने लागू किया, बट साथ ही में मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि ये विषय ऐसे हैं
जिसमें आपको जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जब तक आप इसके प्रोज एंड कॉन्स को आप डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, भले वो आबादी को लेकर हो, पॉपुलेशन इंक्रीज को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, मैं मानता हूं कि आप इसको कानून बनाकर लागू करवा दें, ऐसा होता नहीं है। लोग वे आउट्स निकाल लेते हैं, लूप होल्स निकाल लेते हैं। मेरे राज्यों में भी गाहे बगाहे मुझे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पे अवैध शराब का निर्यात मेरे राज्य में होता है, जहां पे जहरीली शराब का निर्माण मेरे ही राज्य में होता है, तो वो लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं। उसको आप कटिंग तभी कर पाएंगे जब आप जागरूकता फैलाएंगे। तो मैं पक्षधर हूं इस बात का कि ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं नशीली पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर क्या हानिकारक उसके परिणाम हो सकते हैं, उसको लेकर होना चाहिए। आबादी को लेकर क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे रिसोर्सेज हमारे पास सीमित हैं और कैसे एक दिन सब यानी खत्म हो अभी जाएगा। चिराग हाँ या ना में क्लियरली अभी किसी पक्ष पर नहीं पहुंचे। नहीं, मेरा हाँ या ना में भी पक्ष यही है कि वी शुड टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दीस थिंग्स खुले मंचों से। अब कुछ नेताओं के नाम मैं चाहती हूँ, आप जो सबसे पहला शब्द उनको लेकर के जहन में आता अरे आई एम वेरी बैड विद ऑल दिस। प्लीज। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत का आपके भाई से शुरुआत कर, तेजस्वी यादव। युवा चेहरे मैं गिनवाऊंगी आपको। तेजस्वी यादव, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, भाई बोल देता हूं और क्या बोलूं। अपेक्षा उनसे बहुत थी, मेरे राज्य को 2-2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। युवा हैं, युवा सोच मैं चाहता था, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज उनके आए कुछ, मेरे राज्य के लिए वो कुछ नई क्रांतिकारी योजनाओं को लेकर आए, बट वो भी उसी ढर्रे पर चले जिस पे दशकों से उनकी पार्टी चलती आई है। तो एक भाई की भूमिका में उनको ज्यादा देखता हूँ। तो लालू यादव की छवि लेकर चल रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा नाम अखिलेश यादव। अगेन उनसे भी मेरी वही शिकायतें रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, अगल बगल के सारे राज्य हैं और लगभग मोर और लेस एक जैसी ही समस्या दोनों राज्यों में हम लोग को देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश भी पलायन का शिकार रहा है, यहाँ से भी जिस तरीके से माइग्रेशन होता है। अगेन पढ़े लिखे युवा, बट हाँ कंपैरेटिवली उनसे बहुत बेहतर मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ राज्य में अपराध को नियंत्रित करने का काम किया, पलायन को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अवसर मुहैया कराकर उन्होंने उसमें कमी लाने का उन्होंने कार्य किया। तो जब मैं अखिलेश जी का जिक्र करता हूँ, डिसअपॉइंटेड। ठीक। योगी आदित्यनाथ, अभी आपने भी कहा फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं मानता हूँ नेता को कई बार कड़े निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है। आपकी सहमति असहमति, मेरी भी कई बार कई विषयों पर असहमति रही है और मैंने खुलकर नेम प्लेट का आप ही ने जिक्र किया, ये बातें मैंने उनके समक्ष मैंने रखने का काम भी किया है। बट हाँ, जब आपको किसी भी राज्य को विपरीत परिस्थितियों में आगे लेकर जाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कभी हिचकिचाए नहीं है। प्रियंका गांधी। आई सी पोटेंशियल इन हर। उनमें मुझे लगता है कि वो सामर्थ्य है अपने दल को, देश का मुझे पता नहीं, पर अपने दल को आगे लेके जाने का। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ हम ये प्लेटफॉर्म ओपन कर दें। आप लोगों में से जो भी सवाल पूछने चाहते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन? जी नमस्कार सर, सबसे पहले जय श्री राम। राज द्विवेदी। जय श्री राम। सर, मेरा सवाल जो आपसे आता है कि आप अभिनेता भी रहे और अभी आप राजनेता भी हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आप मल्टीटास्किंग के लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? भाई, पहली बात तो मैं अगर मल्टीटास्क कर पाता तो मेरी अभिनेता की भी छवि अच्छी होती। आज तारीफ से मेरे राजनेता होने को नहीं करनी पड़ती, 2 अच्छे शब्द मेरी मूवी को भी लेकर बोल दिए जाते, बट किसी ने नहीं बोले हैं। और वो सोशल मीडिया के कमेंट्स में पता चल जाता है कि मैंने कितना बुरा काम वहाँ पे किया था। आई डू एग्री टू दैट। सो मल्टीटास्किंग, बट देन यस, आई मीन किसी भी क्षेत्र में जब आप जाते हैं, भाई आने वाला समय आपको ये सिखाता है ये चीज़ें। एंड आई बिलीव जीवन से बेहतर टीचर कोई नहीं है। जब जिंदगी आपको सिखाती है ना, आपको हकीकत समझा जाती है। मैं आज से 4 साल पहले का चिराग पासवान और आज के चिराग पासवान में ज़मीन आसमान का फ़र्क समझता हूँ। जबकि मैं 4 साल पहले वाले चिराग पासवान को भी काफ़ी सफल और काफ़ी मेहनती मानता था, बट मेरे पिता के निधन के बाद जिस तरीके से मुझे ज़िंदगी ने सिखाना शुरू किया और जिस तरीके से मुझे ज़मीन पर धोबी पटक दे दे के जब मुझे सिखाना शुरू किया,
तब आपको पता चलता है कि आपको हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आपके पास बहाने नहीं हो सकते जीवन में। आपको पारिवारिक संघर्ष भी करना होगा, आपको अपने कार्यों का संघर्ष भी करना होगा, आपको मानसिक संघर्ष भी करना होगा, आपको शारीरिक संघर्ष भी आपको करना होगा, और हर चीज में आपको अपने आप को सही साबित निरंतरता में करते रहना होगा। इवेंचुअली अ डे विल कम इन योर लाइफ व्हिच आई एम गोइंग थ्रू आफ्टर माय I have a huge responsibility of my family as well, जो कि राजनीति के क्षेत्र में नहीं दिखती है, बट मेरे घर की भी जिम्मेदारी है, मेरी माँ की भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे रिश्तेदारों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको मैं नहीं जुटला सकता। अगर मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूं तो मैं घर आकर नहीं ये बोल सकता कि मैं थका हुआ हूं और मुझे सोना है, मुझे घर में भी वो 4 घंटे देने हैं। अगर मैं एक दिन में 3 राज्यों में कार्यक्रम करता हूं तो वहीं अगर मेरे भांजे या भांजी का जन्मदिन है तो वो 4 घंटे भी मुझे उसके लिए निकालने हैं, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। बट आई थिंक इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर टाइम मैनेजमेंट। ये एक चीज जिस व्यक्ति ने सीख ली और ये जरूरी है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। आपके लिए आपका शरीर भी उतना ही जरूरी है। रोज सुबह आप 1 घंटा कम सो लीजिए ना, पर 1 घंटा सुबह उठ के आपको वर्कआउट भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना। मैं करता हूं, मैं करता हूं। मैं 18 घंटे में बाहर रहता हूं, पर 2 घंटे मैं घर के लिए भी देता हूं, 1 घंटा मैं अपने आप के लिए भी देता हूं।